8 अगस्त से जो हम 8 महीना पढ़ाएंगे आपको, जिसकी विस्तृत सूचना आगामी दिनों में आपको दे दी जाएगी, तो एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के तहत आपको पढ़ाई जाएगी जो मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और साक्षात्कार को एक साथ लेकर चलेगी। फाउंडेशन टाइप का क्लास वो भले होगा, लेकिन आपको सिविल सेवा पास करने के लिए आधारिक तौर पर मजबूत कर देगा। इसके बाद साल भर करो तैयारी, अगले साल सिलेक्शन। तो सिविल सेवा पास करने के जो हमने आधारभूत प्रकल्प बताए थे, जिसे पहला पॉइंट था प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की तैयारी एक साथ हो, उसी को हम अपनी अध्यापन रणनीति में समावेश करते हुए आज को हम किसी टॉपिक विशेष पे चर्चा करना चाहते हैं। मुश्किलें ये हैं कि यहाँ 40-45 मिनट की बाध्यता है, अभी 2-2.5 घंटे के क्लास नहीं चल सकते हैं। इस नाते हम बहुत कम में प्री मेन इंटरव्यू का संदर्भ कवर करेंगे, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो उसे आप अन्यथा मत मानिए। कोई इकोनॉमी पॉलिटी की टॉपिक हम पकड़ते तो हो सकता 2-2.5 घंटा लगता, हालांकि किसी भी टॉपिक में लगेगा। इस नाते हमने छोटी सी टॉपिक पकड़ी है जो वर्तमान में आपको परेशान भी किए हुए है, चर्चा में भी है और आपको कुछ अवसर भी दिए हुए है। कोविड-19 ये आज हमारी टॉपिक होगी आपके लिए। हम संक्षेप में डिस्कस करके बताते हैं कि कैसे प्री मेन इंटरव्यू और एसे के प्रश्न यहाँ से रेज हो सकते हैं। तो आप कोविड-19 के बारे में, कोविड-19 या एक तरीके का विषाणु आप कहें, वायरस, जो वर्तमान में कोरोना के नाम से जाना जा रहा है, वुहान से शुरू हुई भयावह यात्रा आज पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिए। तो जो कोरोना वायरस वुहान से शुरू हुआ, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। वर्तमान संदर्भ तो आप देख ही रहे हो पेपर में। कल आपने देखा होगा भारत में ही 8,01,286 मरीज अब तक संक्रमित हो चुके हैं, तमाम मौतें हो चुकी हैं, स्वस्थ होने की दर बहरहाल ठीक है। तो इन सब चीज़ों को चर्चा करने से पहले हम आपको बताते हैं कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ें, चूँकि हम कोरोना पढ़ा भले रहे, लेकिन स्पेशली हम अपनी पढ़ाने की रणनीति आपको ऐसे हम आपको पढ़ाएंगे। आगे कुछ टॉपिक भी इसी तरीके के बताएंगे जब आपका इंट्रो क्लास ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो, संक्षिप्ततः हमें विषाणु को देखना, वायरस को देखना है। तो और यह वायरस आज प्राकृतिक आपदा के रूप में आपके सामने है। तो कुछ कंसेप्चुअल पहलू आप सीखें। प्राकृतिक आपदा और मानव जाति का बड़ा गहरा संबंध रहा। कभी आंधी, अंधड़, तूफान, बाढ़ और सूखा प्रकृति के सबसे बड़े हत्यारे कहे जाते थे। कभी युद्धों की विभीषिका आई, तो कभी प्लेग, कभी डेंगू, कभी सार्स, कभी स्वाइन फ्लू, आज कोरोना, कल पता नहीं और क्या क्या होगा। अतः मानव जाति से अपेक्षा है कि यथाशीघ्र इन समस्याओं, इन बीमारियों, इन व्याधियों को समझे और उसके निराकरणीय उपाय खोजे शीघ्रातिशीघ्र, अन्यथा भविष्य बड़े भयावह होंगे। वेद कहते हैं, विचार कहते हैं, ऋणः शेषम, व्याधि शेषम, अग्नि शेषम, तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत, तस्मात् शेषम न कारयेत। यानी कि हल्के में छोड़ी गई व्याधि, ऋण और आग भयंकर रूप में आ सकती है। इस नाते मानव जाति से अपेक्षा है कि इन आपदाओं को, इन व्याधियों को
हल्के में न ले, यथाशीघ्र इसके निराकरणीय उपाय खोजे, अन्यथा ये आपदाएं और भयंकर रूप में आ सकती हैं। तब शायद हमारे पास आप इसका कोई निदान न हो। आपदाएं मानव जनित भी हो सकती हैं और प्रकृति जन्य भी। प्रकृति की आपदाएं समायोजन के आचार शास्त्र पर काम करती हैं, उनका उद्देश्य संतुलन होता है, किंतु मानव द्वारा कारित आपदाएं भय, भूख, लिप्सा, स्वार्थ, कुछ और पाने की चाह, नगरीकरण, महानगरीकरण, वनोन्मूलन इत्यादि इत्यादि की ओर जाते हैं। तो मानव जाति से अपेक्षा है कि वह कुछ ऐसा न करे जिससे प्रकृति की आपदाओं की बारंबारता बढ़े। इस तरह से हम विषाणु के बारे में कुछ जानकारियां आपको देते हैं। विषाणु शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के वायरोइन शब्द से, जिसका मतलब होता है जहर। ये जहर हैं लेकिन लाभकारी हैं। इनके कुछ पक्ष आगे भी हम बताएंगे। तो कहोगे भैया जहर हैं तो लाभकारी कैसे हैं? कक्षा 6-7 में आपने पढ़ा होगा, गंगा जले कीटाणवः न जायन्ते, या गंगा का पानी स्वास्थ्यकर होता है। गोमुख के पानी को पी करके संत हजारों हजार साल जीते रहते। आखिर कैसे? पहले तो गोमुख के पानी में कीटाणु यानी कि बैक्टीरिया होते ही नहीं हैं, और अगर होते ही हैं तो गोमुख के पानी में जीवाणु भोजी पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी एक तरीके का विषाणु है। अगर किसी शब्द के बाद में फेज लगा हो, PHASE नहीं, PHAGE, फेग, तो समझ लीजिए वो विषाणु। तो गोमुख के पानी में जीवाणु भोजी पाया जाता है। पहले तो जीवाणु कम होते हैं, और जो जीवाणु होते भी हैं उन्हें यह वायरस खा लेता है। अब पानी तो शुद्ध, जब पानी शुद्ध तो रोग का कोई कारण ही नहीं। इस नाते गंगा का पानी स्वास्थ्यकर होता है। यहाँ से आप कथन कारण का क्वेश्चन निकाल लीजिए। विषाणु के बारे में कुछ और चीज़ें सीखें आप। इनकी खोज 1600 में इवोन्स्की नामक वैज्ञानिक ने किया। इनकी सामान्य परिभाषा एसेलुलर, यानी कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं, ये अकोशिकीय हैं। आपने सीखा होगा जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका, तो ये तो जीवन ही नहीं बल्कि जीवन और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो इनके संदर्भ में आप समझो कि ये सेलुलर है, यानी कि अकोशिकीय। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक यानी कि अति सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल के रूप में पाए जाएंगे, ठोस रवे के रूप में पाए जाएंगे। स्ट्रांगली पैथोजेनिक, अति रोग संवाहक, वायरुलेंट, जहरीले रोग फैलाने वाले। न्यूक्लियोप्रोटीनियस इन नेचर, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने हुए। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवन और अजीवन के बीच की कड़ी। ये है विषाणु या वायरस। तो कोरोना भी ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से आप विषाणु को समझें। इनमें कोई एंजाइमिक गतिविधि नहीं होती है, एआई से पूछा गया है। इनमें म्यूटेशन का गुण तो पाया जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपने इम्पैक्ट के दिन से, जिस दिन आपके से ट्रांसमिट हुए, उसके बाद ये 6 महीने से 5 साल के बीच आप में, जैसे एड्स का वायरस है, प्रभाव दिखा सकता है। कोरोना भी जरूरी नहीं है कि तुरंत प्रभाव में आए, कुछ दिन बाद इसके लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। इनके इम्पैक्ट थोड़े टाइम बाद आते हैं। ये आपको इन्फेक्ट कर देते हैं, लेकिन इम्पैक्ट बाद में भी दिखा सकते हैं। तो आज हम इनको जहरीले अतिरोग संवाहक के रूप में चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे ये बीमारी फैलाने वाले मास्टरों के मास्टर, ये किसी पे भी बीमारी फैला दे सकते हैं। जैसे आपने
तमाम अकालों में 2-3 अकाल और देखा होगा। आयरलैंड में आलू का अकाल, पश्चिम बंगाल में 1943 में चावल की महामारी, पश्चिम बंगाल का अकाल, लाखों लोग मर गए। एक कवक जनित बीमारियां थीं, क्रमशः फाइटाप्थोरा कवक की और हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी की। तमाम तरीके की बीमारियों से तो इनके कैरेक्टर क्या हैं, इस सब पे बीमारी फैला सकते, इवन उन पर भी जो बीमारी फैलाते हैं। जैसे एक तो आपने देखा बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरिया तो खुद ही बीमारी फैलाता है, ये बैक्टीरिया को भी खा जाते हैं, इस नाते इन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। जो गंगा के पानी के संदर्भ में, एक होती काई जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी से कहा, जिसे बायोफर्टिलाइजर बनाया जाता है, ये इन पे भी बीमारी फैला देते हैं, इस नाते इन्हें कहा जाता है साइनोफेज। इनका टिपिकल वायरस का नाम है LPP फर्स्ट, लिंगविया, प्लेक्टोनिमा एंड फार्मीडियम। तो जब ये ब्लू ग्रीन एल्गी पे बीमारी फैलाएंगे तब इनको साइनोफेज कहा जाएगा। जब कवकों पे भी, क्योंकि कवक तो खुद बीमारी फैलाते हैं, तब इन्हें माइकोफेज कहा जाएगा। तो इस तरीके से बैक्टीरियोफेज हुए, साइनोफेज हुए, माइकोफेज हुए। इनमें एक टर्म यूज होता है प्रियांस, ये आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रियांस वस्तुतः इनमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है जो हर जीव में होता है। तो सामान्य तौर पर न्यूक्लिक एसिड ही कैरेक्टर ट्रांसमिट करता, बीमारी ट्रांसमिट करता है। तो इन पे न्यूक्लिक एसिड नहीं होता प्रियांस में, यहां प्रोटीन ही जो है इन्फेक्शन का काम करती है। इससे स्क्रैपी नामक एक बीमारी होती है, इसमें भेड़ बकरियां नाचने लगती हैं। एक होते हैं वायरॉइड्स, बीमारी फैलाने वाले वायरस के सबसे क्षुद्र खंड। तो इस तरीके से इन विषाणुओं के तमाम प्रकार आकार हैं, म्यूटेशन का इनमें गुण है, स्वरूप परिवर्तन कर लेते हैं। कितना ज़्यादा आप डिटेल करिएगा, सुनिएगा, आप आगे बढ़ेंगे। तो एड्स का एक है वायरस, लेकिन इन सबके दार्शनिक पक्ष भी हैं। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, अभी हम इम्यूनिटी वगैरह की चर्चा करेंगे। यानी कि अगर आप इम्यून सिस्टम आपका ठीक है तो आपको बीमारी नहीं होगी। अब इम्यून सिस्टम कैसे ठीक होगा? कोई नींबू खाने कह रहा है, कोई गाजर, कोई तरोई, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। खाओ, काढ़ा पियो, इसे पेपर उसी से भरा हुआ है। मेरे विचार से शुद्ध आबोहवा में सोना, शुद्ध खाना पीना, उचित रहनसारिता सारी बीमारियों से निवृत्ति पाने का मूल मार्ग है। आगे बढ़ें। तो एड्स के बारे में कहा जाता है, एड्स 3 तरीके का, जो ARV वायरस है या एड्स वाला वायरस है, इसके बारे में 3 कारण बताए गए हैं। पहला, इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स, वे लोग बहुत ज़्यादा ड्रग लें, यानी कि शराब पिए, नशे का काम करें। एक तो एड्स उनको होगा। दूसरा कहा गया है कि ये एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन सेक्सेज, खूब सेक्स करें। तीसरी बात, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता। अब तीनों का मैं विश्लेषण थोड़ा थोड़ा कर दे रहा हूं। पहला, आपको बता, इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स, जो ड्रगिस्ट हैं उनको एड्स हो सकता है। लेकिन आप तो देख रहे हैं बड़े बड़े लोग पी खा रहे हैं, कहीं कोई एड्स नहीं है। एक है एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन सेक्सेज। आप बंजारों को तो जानते होंगे, बंजारों के पास तो एम्यूजमेंट का कोई साधन नहीं है। कहते हैं सेक्स सुख प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। तो वहाँ पर तो हम दर्शन के तरीके से सिद्ध कर रहे हैं, वहाँ पे तो कभी एड्स नहीं होता, जबकि वो सुख प्राप्ति के लिए सेक्स की विकल्प वही करते हैं, करते ही रहते हैं।
तो उनको एड्स क्यों नहीं होता है? कभी बंजारे की गली में आप डॉक्टर जाते हुए नहीं देखे होंगे। आगे होमोसेक्सुअलिटी, बायोलॉजी कहती है कि औसत 500 व्यक्तियों में एक व्यक्ति होमोसेक्सुअल होता है। तो भारतीय परिवेश या वैश्विक परिदृश्य के लिए होमोसेक्सुअलिटी भी कोई नई अवधारणा नहीं है। तो ये कारण एड्स के हो सकते हैं, किंतु शुक्ल जी कहते हैं चिंता चिता के समान है। जब आप तनाव लेने लगोगे, जब आप चिंता करने लगोगे, जब आप किसी के पीछे भागने लगोगे, जब नगरीकरण को महानगरीकरण में बदलने लगोगे, जब वनों की काट इसलिए करोगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, साधन करना है, तो गर्मी तो बढ़ेगी ही, प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, आसमान धुएं से काला होगा ही, एसी ट्रेन होगी ही, फोगलोकल स्वाग होगा ही। तैयार रही इन सब चीजों के लिए। तो एड्स का बड़ा मुद्दा शुद्ध आचरण, अच्छे विचार, शुद्ध खान पान से निपटा और निपटाया जा सकता है। ये मानवीय गतिविधियां हैं, ये कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जो अपरिहार्य है। तो इस तरीके से आपके विषाणु हैं। तो अभी हमने साइनोफेज ये सब चीज़ें बताया। असल खेल है इम्यूनिटी का। गोमुख का सन्यासी, हर की पेढ़ी पर बैठा हुआ सन्यासी, उसके पास तो कंबल ही नहीं है। आप वहीं हर की पेढ़ी पे सोओगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, वही सोया पड़ा हुआ है। खाना पाना, खान पीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के हिसाब से जो उचित है वैसा खाएं। लोग तो कह रहे हैं कि गर्मी बढ़ेगी तो कोरोना भाग जाएगा, तो थाईलैंड तो गर्मी वाला क्षेत्र है, क्यों कोरोना है? उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया तो आपके ठंडक वाले हैं, इटली तो ठंडक वाला है। अमेरिका में क्यों है कोरोना? तो इन सब मुद्दों पर ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। ये म्यूटेजेनिक है, ये कहीं भी फैल सकता है। ज़रूरत है कुछ उपाय अपनाने की। अभी हम भी बता देंगे कि हाथ धो लो, सैनिटाइज करो, साफ सुथरा रहो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, 2 मीटर, खांसी छींक आ रही हो तो मुँह ढक लो, इत्यादि इत्यादि। ऐसी चीज़ें खाओ जो आपके शरीर को मजबूत बनाए, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन हो, हर्ड में इम्यूनिटी लाओ। तो इस तरीके से इनसे आप आसानी से लड़ सकते हैं। किंतु इन सारी चीज़ों के बाद हर्ड इम्यूनिटी भी आ जाए, व्यक्ति की इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाए, सब कुछ, लेकिन एक वैचारिक क्रांति की जरूरत रहेगी। विचारों में जागरूकता लाने की, संयम लाने की अहम जरूरत रहेगी, ताकि इस कोरोना नामक महामारी से अंतिम तौर पर छुटकारा पाया जा सके। आगे बढ़ते चलिए। अब इम्यूनिटी की बात हो रही है। प्रकृति ने हमें खुद एक इम्यूनिटी डेवलप करने वाला बायोलॉजिकल प्रोटीन अपने शरीर में ही दिया है, जिसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन। कहते हैं जैसे वायरस ट्रांसमिट करता है हमारे शरीर में, किसी इसे ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेज कहा जाता है, हवा से, चुंबन से, किससे, पानी से, व्यक्ति के छूने पकड़ने से। जैसे विषाणु वो नॉन लिविंग क्रिस्टल होस्ट से, यानी कि आपके शरीर पे आके यहां पड़ते हैं, तुरंत ही उनसे अब वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे वो लिविंग सेल पे, होस्ट सेल पर, अतिथि कोशिकाओं पर, यानी कि जहां उनका आक्रमण होना है, जहां उनको आक्रमण करना है, या जहां वो संपर्क पाए हैं किसी माध्यम से, हवा, पानी, वैयक्तिक छुअन, कुछ भी, तो वहां पे अपने से एक एंजाइम निकालते हैं। वैयक्तिक एंजाइम गतिविधि में नहीं होती है, लेकिन अतिथि कोशिकाओं को पाते हुए एक एंजाइम डेवलप होता है, इसे कहता है न्यूराइमिनिडीज, और वह एंजाइम आपकी खोल को गला देता है और फिर विषाणु आपके शरीर में प्रवेश पा जाता है। अब आपकी खोल कितनी सख्त है, अमेरिका वाली है तो जल्दी हो जाएगा, भारत वाली है तो थोड़ी देर में होगा, बस। तो अब विषाणु अंदर चला गया। अब विषाणु कोरोना है
तो गले में खराश लाएगा, फेफड़े को रिएक्ट करेगा, खराश बढ़ेगी, दर्दन बढ़ेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ये सब चीज़ें होंगी। जैसा विषाणु वैसा फंक्शन। अब वो विषाणु फैलना आपके शरीर में शुरू हो जाए, किंतु इसी समय प्रकृति प्रदत्त इंटरफेरॉन आपके शरीर उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनती है। अब इंटरफेरॉन और विषाणु में युद्ध होता है, जो जीत जाता है। अगर आप जीत गए तो आपको जुकाम नहीं होगा, आप जीत गए तो आपको विषाणु से प्रभावित नहीं होंगे, हार गए तो विषाणु। तो सारा खेल इम्यूनिटी का है, और इम्यूनिटी का संबंध अपने प्राकृतिक उत्पादों से है। हल्दी खाओ, दूध पियो, अदरक खाओ, नींबू नमक मिर्चा खाओ, हो गया। लोग कहते हैं कि हम तो नमक रोटी मिर्चा खा लेते हैं, हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। नमक रोटी मिर्चा ही बड़े बड़े लोग भी खाते हैं। नमक रोटी मिर्चा आप खा रहे हो तो कम खा रहे हो क्या? रोटी में प्रोटीन है, नमक में एनर्जी है, मिर्चा में विटामिन है। भैया घर खाओगे क्या? ठीक तो खा रहे हो। ये प्राकृतिक भोजन है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, इसको लेके आप परेशान ना हो। तो इस तरीके से आप विषाणु से बच सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक ठाक खाई पी रहे हैं तो आपका इंटरफेरॉन तगड़ा होगा, विषाणु से युद्ध में आप जीत जाएंगे। तो यह छोटी मोटी कहानियाँ, छोटी मोटी बातें। अब आपको हम कुछ और बातें बताते हैं आगे बढ़ कर के। ये विषाणु कोई नई गाथा नहीं है, पहले से है, जब से हम हैं। धन है तो ऋण भी होगा, सत्य है तो सत्य भी होगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा। इसी क्रम में धन और ऋण की टकराहट, यानी कि कणों और प्रतिकणों की टकराहट के कारण आज से 7 से 10 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। 3.7 अरब वर्ष पूर्व जीवन अजीवन के बीच की कड़ी विषाणु, वायरस, कोरोना इत्यादि आ गए। विषाणु तो विषाणु, यानी कि 3.7 के पहले जीवन कैसा था? अजीवित था। 3.7 में विषाणु आए, जीवन अजीवन के बीच की कड़ी। 3.6 में ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में प्रथम जीव की उत्पत्ति हो गई पानी में। अभी ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन क्यों नहीं थी? अब क्लास से पढ़ाएंगे, लेक्चर बढ़ जाएगा। 2.6 अरब वर्ष पूर्व अवायवीय शोषण की दशा माकूल हो गई। 1.6 अरब वर्ष पूर्व वायवीय शोषण की दशा अनुकूल हो गई। हरे पौधे पैदा हो गए, ऑक्सीजन टूटने लगी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी में बंधी हुई थी, ऑक्सीजन मुक्त हो गई। वर्तमान वातावरण बन गया, ओजोन की परत बन गई, धरती जीवन के रहने के लिए अनुकूल बन गई। यही जब कहानी चली थी तो प्रकृति के संसाधन सदा और सर्वदा सीमित थे। हमने आपको बताया होगा, आपने पढ़ा होगा, द्रव्य की अविनाशिता का नियम तथा ऊर्जा के संरक्षण का नियम वो उतना ही है, केवल स्वरूप परिवर्तन हो रहा, वो सीमित है, असीमित कुछ नहीं है। तो अब आप देखो कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो 2 तरीके की कोशिकाएं नेचुरली बनाई गई, एक जंतु कोशिका, एक वनस्पति कोशिका। वनस्पतियां पहले आईं, उन्होंने ही ऑक्सीजन को मुक्त किया और धरातल हम लोगों के रहने योग्य बना। ये अपना भोजन बनाने में समर्थ थी, इस नाते इन्हें सोपोषी कहा गया। तो प्रकृति ने जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका बनाई। वनस्पति कोशिका को समर्थ बनाया, अपना भोजन खुद बनाने लायक बनाया। हाँ, ये चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन संवेदनशीलता इनमें थी। तो वनस्पतियों की जिम्मेदारी बनी कि आप मानव जाति को प्राण वायु दीजिएगा, ऑक्सीजन, रोटी कपड़ा और मकान दीजिएगा। और जीवों से कहा गया, जिसमें सर्वबुद्धिमान हम लोगों से, कि आप इनकी सुरक्षा और संरक्षा करिएगा, भरण पोषण करिएगा, मरने के पहले एक पेड़ जरूर लगाइएगा।
तो प्रकृति का यह रिश्ता संतुलनकारी आचार शास्त्र के समायोजन पर बना, जहां अपेक्षा थी कि प्रकृति के संसाधनों का चक्रीय उपयोग किया जाएगा। वनस्पतियों से शुरू हुआ जीवन चक्र जीवों की ओर चलता हुआ आगे बढ़ता चला जाए। आज इसी चक्र में व्यवधान आए हैं। आज यह चक्र बिगड़ा है, प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते बिगड़े हैं। चुनौतियां कोरोना ही नहीं है, चुनौतियां नगरीकरण भी है, चुनौतियां वनोन्मूलन भी है, चुनौतियां भूमंडलीय तापन भी है, चुनौतियां उद्योगीकरण भी है, चुनौतियां अंधाधुंध नए नए शस्त्रों का निर्माण भी है, चुनौतियां जैविक और रासायनिक अस्त्र भी है, चुनौतियां लालच भी है, चुनौतियां अहम अहंकार और कुंठा भी है। मानव जाति को इसे पार पाना होगा। अगर मानव जाति इससे पार नहीं पाएगा और इसका विकल्प केवल लॉकडाउन में खोजा तो समस्याएं इतनी बढ़ेंगी। कहते हैं ना कि हो सकता हम एक साथ न जी पाएं किंतु एक साथ मर जरूर जाएंगे। अगर इन चुनौतियों से बचना है, अगर इन समस्याओं से बचना है, मानव जाति को सुख और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ना है, तो इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देर हो रही है, अब और देरी उचित नहीं। अगर और देरी उचित हुई, व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति, सामूहिक रूप में समाज, देश, राष्ट्र, सत्ता, प्रतिष्ठान अगर अब भी इसकी इस तरीके से अनदेखी करता है कि चलो अभी तो चल गया, अगली बार देखा जाएगा, चुनौतियां भयावह रूप में आएंगी और फिर उसका कोई निराकरण नहीं होगा। लॉकडाउन एक विकल्प है, संपूर्ण समाधान नहीं है। यद्यपि लॉकडाउन के कुछ लाभ तो हुए हैं। पृथ्वी संतुलन और संयोजन करना सीखी, प्रदूषण कम हुआ, कानपुर जैसे शहर में आंखों की मिचमिचाहट कम हो गई, उत्तराखंड में हिमालय साफ साफ दिखाई देने लगा, हमारी रक्तवाहिनी, हमारी पवित्र नदियां, गंगा का पानी साफ हो गया, प्रदूषण घटा। इस साल गर्मी के एहसास भी कम हुए। तो इस तरीके से लॉकडाउन के लाभ तो हुए। हमारी लोभ और तृष्णा पर इस तरीके से अंकुश लगा कि अगर इस पे हम नियंत्रण नहीं करते हैं तो आगे पता नहीं क्या क्या हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर इन समस्याओं पे निजात पाना है तो लॉकडाउन के साथ साथ सारी बिना लॉकडाउन के इन समस्याओं के साथ जूझना सीखें। कहते हैं कि सबसे अच्छा जीवन किसका है? तो कोई कहता संत का, कोई कहता इनका, कोई कहता उनका। वस्तुतः सही जीवन तो है जो शुद्ध किसानी में रमा हुआ, अपने बाल बच्चों को पालता हुआ, अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ, धारणीय उपयोग और उपभोग के धरातल पर जीवन जीता हुआ अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ जाता है, वही जीवन जीवन है। इसी कहा जाता है श्रमी जी का जीवन। मानव जाति इसी तरीके का जीवन जीने की आदत डाले, यकीन माने एक अच्छा भविष्य हमारे इंतजार में है। इस तरीके से प्रकृति ने सृष्टि को समायोजन के लिए बनाया है। मानव जाति समायोजन करे, यह अपेक्षा है। हमें अपनी पृथ्वी को आर्थिक मंच के रूप में विकसित नहीं होने देना। जीडीपी बढ़े ये जरूरी है, लेकिन सकल राष्ट्रीय खुशी भी बढ़े और पर्यावरण प्रदूषित न हो, हमें इस पर ध्यान देना होगा। समस्याओं के निराकरण के तात्कालिक और त्वरित उपाय खोजने होंगे, मध्यकालिक उपाय खोजने होंगे, दीर्घकालिक उपाय खोजने होंगे, ताकि हम कोरोना जैसी महामारी जो भविष्य में किसी और रूप में आ सकती है, कि भय से भयभीत न हो। कहते हैं हमारे विद्यार्थी श्री अरविंद जी ने भी लेख हमको एक भेजा था,
उन्होंने कहा कि अर्थ का कुछ करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से ढेर सारी बातें हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। आप कोरोना का क्या बताएं कि क्या है, कैसे है। डेली आप पेपर मैगजीन पढ़ रहे हो, जब कोरोना नामक हेड्स 2-4 घंटे में पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में और बताएंगे। अभी आप इतने से संतोष करिए। मान लो आपने इतना सीखा, आप इसी से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध तथा साक्षात, पहला पेपर निबंध का होगा, तो निबंध की कौन टॉपिक यहाँ से निकले। आप टॉपिक सोचो, जागरूक मन और मस्तिष्क समृद्धि और विकास के लिए तो जरूरी है ही। कोरोना जैसी महामारी का नियंत्रक भी है। तो फोकस करो। निबंध का एक प्रश्न हो गया, मन जागरूक होगा। मैंने मनोवृत्तियों के विकास की बात की। मन जागरूक होगा, मन स्वस्थ और स्वच्छ होगा तो समृद्धि और विकास भी होगा। कोरोना की महामारी भी नहीं है, कोरोना नियंत्रण में भी। तो टॉपिक क्या हुई, जागरूक मन और मस्तिष्क समृद्धि और विकास के लिए तो जरूरी ही है। कोरोना जैसी महामारी का नियंत्रक भी। टॉपिक हो गई, लिखो निबंध। मुख्य परीक्षा में आए, जीएस के क्वेश्चन यहीं से रेज करें। कोरोना के वर्तमान संदर्भ को संदर्भित करते हुए स्पष्ट करें कि कोरोना की महामारी से निपटने के लिए जो लॉकडाउन के उपाय हमने सोचे उसके क्या क्या लाभ हुए। क्वेश्चन और बन सकता है, असल चुनौतियां कोरोना ही नहीं है, कुछ और भी है। उन चुनौतियों का उद्घाटन करते हुए एक ऐसी सारणी बताएं जिसमें विश्व के टॉप 5 कोरोना प्रभावित देशों का सारणीयन हो, जिनमें इन बातों का उल्लेख जरूर हो। कितने संक्रमित हुए, कितने ठीक हुए, कितनी मौतें हुई, तथा इस महामारी से निपटने के लिए प्रयास क्या क्या किए गए। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन यह भी हो गया। अब यहीं से आप प्री के भी क्वेश्चन निकाल लें। इंटरफेरॉन क्या है, ABCD विकल्प निकाल लें। कोशिका सिद्धांत का अपवाद अधोलिखित में कौन कौन से, A विषाणु, B बैक्टीरिया, C फंजाई, D लाइकेन कर दो, हो गया। थोड़ा सा कठिन बना लो। अधोलिखित तथ्यों पर विचार करें। नंबर 1, एंजाइमिक गतिविधियां नहीं पाई जाती। नंबर 2, म्यूटेजेनिक या उत्परिवर्तन की क्रिया होती है। नंबर 3, एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 4, एक कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। उपरोक्त गुण अधोलिखित में से किन जीवों में पाए जाते हैं। A विषाणु, B बैक्टीरिया, C D बना लो, विषाणु पे टिक लगा दो, हो गया। कथन कारण का प्रश्न बता दो। अल्टरनेटिव, गंगा का पानी स्वास्थ्यकर होता है। B, गंगा के पानी में जीवाणु भोजी पाए जाते हैं। अल्टरनेटिव, कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ऐसे बना दो, पीछे हम बता चुके। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन रेज करो, प्री के भी, मेंस के भी, इंटरव्यू के। अधोलिखित कथन कोरोना के संदर्भ में दिए गए हैं। वर्तमान के 3-4 आंकड़े दे दो। वर्तमान, नंबर 1, वर्तमान में कोरोना की प्रभाविता बढ़ते क्रम में अधोलिखित देशों में रही। 1, 2, 3 अपना चीन, इटली, ब्राज़ील, अमेरिका, भारत करके दे दो। क्वेश्चन निकालो। कोई कठिन काम नहीं है, बस मन हो, जुनून हो, पैशन हो, अनुराग हो, रुचि हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। पिक्चर आपने देखी होगी, कोई काम नहीं है मुश्किल, जो किया इरादा पक्का। मैं तो आदमी सड़क का,
मैंने जीवन अपने पहले यही पिक्चर देखी थी। शायद इसी नाते मैं सड़क का आदमी ही रह गया। तो अब हम रहेंगे तो सड़क पर ही, लेकिन हम कुछ खास करना चाहते हैं। आपके सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। अब इसी में आप इंटरव्यू के प्रश्न देख लें। हाँ बताइए विवेक जी, कोरोना जैसी बीमारी तो है ही, आगे आएगी भी, इसमें तो कोई शंका है नहीं। तो ऐसी आपदाओं, ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए आप कुछ लघुकालिक, दीर्घकालिक, मध्यकालिक उपाय सुझाइए। हो गया इंटरव्यू का क्वेश्चन। तो देखो भैया, कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाती है जिसका उत्तर आपके पास ना हो या जिसका उत्तर आप ना दे सकें। फिर दोहराने का कोई मतलब नहीं। कदम जोम लेती है बढ़ बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो ओ राही ये सब निबंध वगैरह में प्रयोग करो। धीरे धीरे चीज़ें आपकी बनती चलती जाए। कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती है, अच्छा बुरा होता अपना कर्म। ये निबंध भी आइए से पूछा गया। किस तरीके से आप कवरेज करें, कोई भी टॉपिक जो भी पढ़ें उसे प्री मेन इंटरव्यू के पहले उसे आप औसत विद्यार्थी हो 4-5 बार पढ़ के क्लियर करो। जब आपको क्लियर हो जाए पूरी नोट्स बनाओ, फिर उसमें से प्री का क्वेश्चन देखो जो पहले पूछे गए हैं, नए क्वेश्चन रेज करो, फिर मेंस का क्वेश्चन देखो जो प्रीवियस ईयर पूछे गए, फिर नए क्वेश्चन रेज करो, फिर इंटरव्यू का, सारी संभावनाएं तलाशो। आखिर क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? हमें लगता है कि आपको विश्वास हो गया होगा। जो वीडियोज आपने पढ़े हैं फिर एक बार से पढ़ें। ये रामायण है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई नई बातें। हमें अच्छा लगा, बिजनौर के हमारे किसी विद्यार्थी ने, श्री स्वरूप चौहान ने कहा कि वो तो रखने लायक है, जब मन कहे तब सुन लो। तो ये मेरी बड़ाई का संदर्भ है, तो इसे मुझे बड़ाई वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, बट मैं ठीक ही आदमी हूँ। तो आई मीन इसे पढ़ें, सही ट्रैक पकड़ें, आगे जो जो रास्ते आपको बताए जाएं उसे फॉलो करें। अब कुछ ही वीडियो बचे हुए हैं, 4-5 शायद, जिसमें कल आपका होगा कुछ बातें हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से। अच्छी चर्चा होगी, इसकी करेंगे, फिर आगे हम बढ़ते चलेंगे। फिर आगे हमारी क्या रणनीतियाँ हैं। जब 16 को वीडियो जाना बंद हो जाएगा तो हम या गुप्ता जी आपको बताएंगे कि आगे क्या क्या पॉलिसी है और 8 अगस्त से कैसे क्लास चलेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम फिर मिलेंगे सेम टाइम पर, इसलिए कि हम आपको बता सकें कि कुछ बातें हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कैसे उनका प्रतिशत चयन दर बढ़ सकता है। धन्यवाद।